डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन और कुछ मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम इस चैप्टर में जो दो बातें मेन हैं वो हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइट रिएक्शंस के बारे में बताया गया है, डिटेल से बताया गया है, और डार्क रिएक्शंस के बारे में भी डिटेल से बताया गया है। लाइट रिएक्शन में हमने दो तरह के जो हैं मेथड्स पढ़ने हैं। पहला नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और दूसरा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। पहले हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे और फिर हम इसको डायग्राम वाइज भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो डार्क रिएक्शन है, जिसका दूसरा नाम जो है केल्विन साइकिल है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रेस्पिरेशन पे आ जाएंगे। रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, उसके बाद जो है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, फिर क्रेब्स साइकिल है, एंड देन जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन है। रेस्पिरेटरी चेन को डिस्कस करने के बाद जो है हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, जिसका जो है रेस्पिरेटरी चेन से गहरा ताल्लुक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स क्या है हमारे पास? इसकी डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। यानी हम इसमें एनर्जी को पढ़ते हैं, एनर्जी के मुख्तलिफ रिलेशंस पढ़ते हैं, और एनर्जी कैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट होती है, इसकी हम कन्वर्जेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबेज द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी ये थर्मोडाइनमिक्स के लॉज को ओबे करता है। इसकी एग्जांपल आ जाएगी फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी ये दो अहम चीज़ें हैं जो इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। फिर हम एटीपी की बात करते हैं। एटीपी हमारे पास क्या है? एक एनर्जी है। एटीपी इट इज़ अ केमिकल लिंक बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आ जाएगा। आगे हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन कर लेते हैं। प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इन ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, नहीं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिड्यूस्ड टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट। यानी हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट मींस शुगर, ग्लूकोज जो इसकी एग्जांपल्स हैं, यूजिंग द लाइट एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उसके बाद हमने कहा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। क्लोरोप्लास्ट का हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो है हमने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। पिगमेंट्स क्या हैं? सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, यानी जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या है? 380 टू 750 नैनोमीटर। उनको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट्स कहते हैं। हमारे पास ये छोटा सा मेन पॉइंट है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अगर ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसका क्या आंसर है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग सेल्स। क्योंकि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का अमल है वो प्लांट्स के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। सब में ही रेस्पिरेशन होती है, सिर्फ प्लांट्स में नहीं होती। उसके बाद हम इस मेन टेबल को देख लेते हैं। टेबल हमें यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो है एक टेबल को सेट किया। यहाँ पे हमने पहले पिगमेंट्स को बताया गया, फिर उसका कलर बताया गया, और उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन को बताया गया है। सबसे पहले हम पिगमेंट्स देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अपना कोई कलर नहीं होता। वैसे हमने पढ़ा था कि ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हम उसे कह सकते हैं। लेकिन मेन जो है इसका कोई बताया नहीं गया, स्पेसिफिकली करके नहीं बताया गया। पिगमेंट हमारे पास है क्लोरोफिल। ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? इट एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट। मैंने ये टेबल इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को जो है याद करने में आसानी हो कि कौन से पिगमेंट का कौन सा अपना कलर है और वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब करती है। जैसे क्लोरोफिल ए जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए उसका अपना कलर जो है ब्लू ग्रीन होता है, और वो जो एब्जॉर्ब करता है वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड को मेनली करता है, लेकिन लीस्ट एब्जॉर्ब यानी बहुत कम जो है ग्रीन, येलो और इंडिगो को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी क्लोरोफिल ए के अलावा जो हमारे पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, सी, डी, इनका अपना कलर जो है येलो ग्रीन होता है, और ये जो कौन से एब्जॉर्ब करते हैं? ये मुख्तलिफ कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो इनका क्लोरोफिल बी है उसका स्पेसिफिक कलर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ऑरेंज टू रेड की रेंज में वो एब्जॉर्ब करते हैं। हमने 4 तरह के जो है क्लोरोफिल पढ़े हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जबकि बाकी ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो
उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एसेसरी पिगमेंट्स की। क्लोरोफिल बी, सी, डी भी हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स में ही आते हैं। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, जिनकी फर्दर टाइप्स ज़ैंथोफिल, कैरोटीन एंड फियोफाइटिन, ये तीनों भी एसेसरी पिगमेंट्स में आएंगे। कैरोटीनॉइड्स का अपना कलर जो है येलो एंड रेड टू ऑरेंज है। इट एब्जॉर्ब्स पर्पल या ब्लू वायलेट, पर्पल या ब्लू वायलेट है। और कैरोटीनॉइड्स के लिए ये मेन बात जो है बुक में लिखी गई है, दीज ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट। उसके बाद हम कर लेते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल का अपना कलर जो है येलो है और इट एब्जॉर्ब्स वायलेट ब्लू। कैरोटीन, कैरोटीन का अपना कलर और रेड टू ऑरेंज है और ये कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करता। इसके बाद फियोफाइटिन का अपना कलर ग्रे है। उसके बाद हम क्लोरोफिल पे आ जाते हैं। क्लोरोफिल जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लोरोफिल। पहले हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये हमें, मैं आपको साथ साथ बुक से भी दिखाती जाऊंगी ताकि आपको जो है सही तरह समझ आ जाए। ये देखो, ये हमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया गया है यहाँ पर। ये जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ये जो इसके गिर्द जो है 4 नाइट्रोजन है। ये पूरा ये जो रिंग है ये हमारे पास क्या है, पोरफायरिन रिंग। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है मैग्नीशियम। और ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये जो 4 नाइट्रोजन है ये 4 अलग से रिंग्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइरोल रिंग। और ये जो हमारे पर टेल जा रही है जो ऑक्सीजन के ज़रिए पोरफायरिन रिंग से अटैच है, इस जो है टेल को हम क्या कहते हैं, फाइटोल टेल। फाइटोल हाइड्रोकार्बन टेल है। और इसकी हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है, C20H39 होता है। और क्लोरोफिल ए में हमने बात की कि है जो है हमारे पास CH3 होता है और क्लोरोफिल बी में CHO फॉर्माइल ग्रुप होता है। इसके बाद हम फर्दर डिटेल देख लेते हैं। अगर हमारे पास मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक बीमारी कॉज होती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। इसके बाद हम फर्दर डिटेल में आ जाते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, हेड जो उसका है, हेड क्या है, फ्लैट है, प्लेन स्क्वायर है, हाइड्रोफिलिक है और लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग हमारे पास कौन सा है, ये सारा हमारे पास मिलके क्या बनाता है, पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, मैग्नीशियम, और इट कंटेन्स टेट्रापाइरोल रिंग विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये टेट्रापाइरोल रिंग है जिसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। उसके बाद हम चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, फाइटोल टेल, हाइड्रोकार्बन टेल, जिसका फार्मूला क्या दिया हुआ है, C20H39। ये रहा हमारे पास C20H39। और अटैच्ड थ्रू ऑक्सीजन एटम टू अ पाइरोल रिंग, पाइरोल रिंग से ऑक्सीजन एटम के जरिए ये अटैच है, लॉन्ग है, स्ट्रेट चेन है, हाइड्रोफोबिक होता है। हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। इट एंकर्स इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी ये क्लोरोफिल की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जाकर पहुंचता है। उसके बाद हमने कहा ये हमारे पास यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, क्लोरोफिल A B C D, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। और ये सारे क्लोरोफिल जो है वाटर में इनसोल्यूबल होता है क्योंकि ये पोलर नहीं है। इट्स सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसा कि अल्कोहल आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया। अगर हमारे पास ये जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो दिए हुए हैं किसमें, पोरफायरिन रिंग में, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये क्लोरोसिस कॉज करते हैं। उसके बाद हम क्लोरोफिल ए की स्टडी करेंगे। क्लोरोफिल ए में हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप होता है CH3। और इसका फार्मूला क्या है जो कि बुक में भी दिया हुआ है, C55H72O5N4Mg। उसके बाद इसका अपना कलर जो है ब्लू ग्रीन होता है। इट एब्जॉर्ब्स वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड। आगे इट इज़ मोस्ट एबंडेंट इन द क्लोरोफिल की टाइप्स में क्लोरोफिल ए जो है मेन है और मोस्ट एबंडेंट है। प्राइमरी पिगमेंट भी है। इसकी 4 टाइप्स हैं, 670 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर, 690 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। ये जो है इट इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं सिवाय किसके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। उसके बाद हम क्लोरोफिल बी पे चलते हैं। क्लोरोफिल बी, जिसका मोलेकुलर फार्मूला क्या है, CHO, यानी इसमें फॉर्माइल ग्रुप होता है और इसका मोलेकुलर फार्मूला है C55H70O6N4Mg आ जाएगा। अपना कलर इसका येलो ग्रीन होता है। इट एब्जॉर्ब्स ऑरेंज रेड। इट इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट, यानी फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट जो था वो क्लोरोफिल ए था, ये जो है सेकंड एबंडेंट है और एसेसरी पिगमेंट में होता है। जैसा कि हमने ये पहले टेबल में देख चुके हैं कि ये हमारे पास एसेसरी पिगमेंट में दिया हुआ है क्लोरोफिल ए, जबकि क्लोरोफिल ए एसेसरी पिगमेंट में नहीं आता। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, क्या है हमारे पास, क्लोरोफिल बी क्या था। इसका अपना कलर है येलो ग्रीन। एब्जॉर्ब कौन सा करता है, ऑरेंज रेड। सेकंड मोस्ट एबंडेंट है, एसेसरी पिगमेंट में आता है। क्लोरोफिल ए के साथ ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, यूक्लिनॉइड्स में भी होता है, ग्रीन एल्जी में भी पाया जाता है। उसके बाद हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं। कैरोटीनॉइड्स हमारे पास क्या है, दीज आर द टर्पिनॉइड लिपिड्स, यानी ये कैसे बनते हैं, जब हम आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स को, जो कि हमने लिपिड्स में पढ़ा था, जब हम उनको कंडेंस करते हैं यानी कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। वो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमारे पास वाटर रिलीज होता है, आई फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड का अगर हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर पढ़ें, जो कि हमें बुक में भी दिया हुआ है, क्या है, कैरोटीनॉइड्स से क्या बनता है, क्लोरोफिल ए बी। क्लोरोफिल बी से फिर ये जाते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ।
सम कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, इंटेंस लाइट से, बाय एब्सॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी, यानी जो बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट आ रही होती है उसे या तो वो एब्सॉर्ब कर लेता है या क्या कर लेता है, डिसिपेट कर लेता है, रादर देन ट्रांसफरिंग एनर्जी टू क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल को ज़्यादा एनर्जी नहीं पहुंचाता जिससे वो हार्म, उससे मतलब जो उसके लिए हार्मफुल हो, उससे ज़्यादा एनर्जी जो हमें एक्सेस एनर्जी जो प्रोवाइड की जा रही होती है उसे वो डिसिपेट कर देता है या उसे एब्जॉर्ब कर देता है। जैसे कैरोटीनॉइड्स आल्सो जो है वो ह्यूमन आई को भी इंटेंस लाइट से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आई है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसको भी तेज़ लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए कैरोटीनॉइड्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इट मेजर्स द रिलेटिव एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, यानी ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स की जो है एबिलिटी को मैयर करता है कि वो मुख्तलिफ लाइट्स की कितनी, यानी वो लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ को मुख्तलिफ पिगमेंट किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी कितना 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 एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी रिलेटिव एबिलिटीज़ को क्या कर लेते हैं, मैयर करता है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, इट मैयर्स रिलेटिव एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, यानी वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट जो है डिफरेंट पिगमेंट्स कितनी हद तक एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो सारा कुछ मैयर करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके बाद हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम है, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा आ जाता है हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो क्या करता है, इट मेजर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय द पिगमेंट। इनकी जो पीक्स होती हैं वो क्या होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, लेकिन इनकी जो वैली होता है वो ब्रॉडर होता है, ब्रॉडर भी होता है और जो है डीप भी होता है, यानी एक पहाड़ की तरह होते हैं, जो ऊपर से पॉइंटेड है और नीचे से वैली है, ब्रॉडर भी है और डीप भी है। इसी तरह जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या है, उसमें जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो क्या करता है, ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो डिफरेंट पिगमेंट्स जो अपना डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब करके अपना किरदार अदा कर रहे हैं उसको मैयर करता है ये ग्राफ। इसमें जो पीक्स हैं वो क्या होती हैं, ब्रॉडर होती हैं, लेकिन जो वैली है वो हमारे पास क्या होती है, नैरो भी होती है और लेस डीप होती है, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से उलट होती है। एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स और वैली जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स और वैली से ऑपोजिट होती हैं। उसके बाद ये जो है हमारे पास साइड ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। TW एंजलमैन इन 1883 उसने क्या डिस्कवर किया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बाय स्पाइरोगाइरा, उसने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम स्पाइरोगाइरा में डिस्कवर किया था। एक ये मेन पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि इन इक्वल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, अगर इक्वल इंटेंसिटी से लाइट आ रही हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में ज़्यादा होगा, रेड में या ब्लू में। हमें ये ग्राफ से ये बात वाज़ी हो रही है कि इन इक्वल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन रेड इज मोर देन इन। अगर हम इस बात को ग्राफ से देखें तो हमें ये साफ पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे रेड वाले रेड शेड में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन रेड इज़ मोर देन इन ब्लू, इन रेड इज़ मोर देन इन ब्लू। उसके बाद हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो हम पढ़ लेते हैं, क्या है, 6O2 6CO2, यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस लाइट एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। हम ऊपर क्लोरोफिल को ऐड कर रहे हैं, क्लोरोफिल जब एक्साइटेशन करेंगे इसकी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H12O6, यानी ग्लूकोज बन जाएगा, प्लस 6O2 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनेंगे और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन जाएंगे। ये इक्वेशन हमें बुक में भी दी हुई है। अब हमने इस रिएक्शन में ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ एन ऑक्सीडेशन, में इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हमने ये देखना है इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, रिडक्शन होती है, और वाटर की ऑक्सीडेशन होती है। और जिस रिएक्शन में भी या जिस प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हों तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ आ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद ये मेन पॉइंट मैंने बुक से निकाला कि 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितनी भी लाइट पौधे पर पड़ती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, उसमें से जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ, यानी 1% लाइट जो है जो एब्जॉर्ब हो जाती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है। बाकी जो 99% लाइट जो है पत्ते पे गिर रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और ट्रांसमिट हो जाती है। इसका मतलब ये है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जितनी भी लाइट हम पड़ रही है पौधे पे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% जो है हमारे काम की होती है, 99% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या कहीं और ट्रांसमिट हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बुक में हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस दिए हुए हैं, एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस
रिएक्शंस, और दूसरे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस यानी जो लाइट की प्रेजेंस में हो, इनके दूसरा नाम हमारे पास आ जाएगा एनर्जी कन्वर्जन फेस, ये और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी या एनएडीपीएच। यानी इन लाइट रिएक्शंस में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम देखें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिनका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, डार्क रिएक्शन, इनको हम एनर्जी कन्वर्जन फेज कहते थे, इनको हम एनर्जी कंजर्वेशन फेज कहते हैं। इनमें फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच होता है और इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच होता है। उसके बाद हम चलते हैं लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, रिक्वायर्ड लाइट डायरेक्टली यानी डे टाइम में अकर होते हैं, और लाइट जो है डायरेक्टली हमें रिक्वायर होती है पौधों को। कहाँ प्रेजेंस कहाँ होते हैं, इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं ये। इनमें वाटर कंज्यूम हो जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, एडीपी और एनएडीपी रिक्वायर्ड होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच जो है प्रोड्यूस होते हैं, और इस जो इसकी है ये जी शीम होता है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये रही इसकी डायग्राम, देखें यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, ये जी शीम रिएक्शन होते हैं, जी शीम रिएक्शन होते हैं, और ये लाइट रिएक्शन है। और ये यहाँ पास ये जिसकी डायग्राम है ये क्या है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ओके, उसके बाद चलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, जो एनर्जी कंजर्व करते हैं। इनमें जो है लाइट कंज्यूम डायरेक्ट नहीं होती, ये डे टाइम में, ये भी डे टाइम में होते हैं। ये नहीं है कि अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन डे टाइम में होते हैं तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हमें डार्क टाइम में नहीं होते। इनका नाम डार्क रिएक्शन है लेकिन ये होते क्या है, डे टाइम में है। बस फ़र्क क्या है कि इसमें लाइट जो है डायरेक्टली रिक्वायर होती है, इसमें जो लाइट है वो डायरेक्टली रिक्वायर नहीं होती। इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, शुगर प्रोड्यूस होती है, और ये सब कहाँ होते हैं, ये केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन का जो साइकिल है वो हमारे पास कौन सा है, केल्विन साइकिल। ये सारे प्रोसेस उसमें होते हैं। एनएडीएच और एटीपी इसमें रिक्वायर होते हैं, और एनएडीपीएच और एडीपी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। और इस डार्क रिएक्शन का जो साइकिल है उसे हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। ये दिया हुआ है आपकी बुक में केल्विन साइकिल, जिसमें हमारे पास इनपुट भी बताई हुई है, आउटपुट भी बताई हुई है, और इसके मुख्तलिफ स्टेप्स को भी बताया हुआ है, जी हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फोस्फोराइलेशन। Phosphorylation means synthesis of ATP and photophosphorylation means ATP synthesis in the presence of light, यानी photo means light हो गया, phosphorylation means ATP की synthesis हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसमें हमें बुक में दिया हुआ है कि आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस 2 तरह के हैं, मतलब आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो है वो हमारे पर 2 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की डायग्राम में बताया हुआ है, ये रहा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और दूसरा आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस जो है वो हमारे पास है फेरिडॉक्सिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉपर कंटेनिंग सब्सटेंस। कॉपर कंटेनिंग सब्सटेंस हमारे पास ये दिया हुआ है प्लास्टोसियानिन। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास 1 फोटोन एक्साइड्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, ये बुक, ये इस डायग्राम के नीचे दिया हुआ है। यहाँ ये बताया हुआ है कि हमारे पास ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स में दिखाए हैं, ये जो नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके बुक से मेन पॉइंट्स करके निकाले गए हैं, ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा ज़ाया ना हो। लेकिन फिर भी आपने इन पॉइंट्स को करने के बाद आपने बुक के पॉइंट्स भी करने हैं, बुक को भी एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है। उसके बाद हम चलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की 2 टाइप्स हमें बताई हुई हैं। पहली टाइप है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरी टाइप है हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लें या पहले मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला मेन पॉइंट क्या है, ये जो है फास्ट होता है क्योंकि नॉन साइक्लिक है। दूसरा, इसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा सेम मॉलिक्यूल के पास नहीं आता, इसमें प्लास्टोक्विनोन भी इन्वॉल्व होता है, इसमें एनएडीपी रिडक्टेज भी इन्वॉल्व होता है, इसमें फेरिड ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन एनएडीपी रिडक्टेज को देता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होती है, इसमें मोलेकुलर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, एटीपी और एनएडीपीएच भी प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं आपको ये सारी जो बातें हैं मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये डायग्राम है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की। यहाँ पे यानी यहाँ पे साइकिल नहीं भी दिया हुआ। इसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 1 ये है, जो कि पी जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P700 से। दूसरा फोटो सिस्टम ये है फोटो सिस्टम 2, P680 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वाटर की क्या होती है, फोटोलाइसिस होती है, जिसमें हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस पूरे जो है सर्कल में रिवॉल्व। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ पर ये जा रहे हैं सबसे पहले जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, सबसे पहले इधर जाएंगे फोटो सिस्टम 2 के पास। उसके बाद ये लाइट भी फोटोन ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पहले आपको ये बताती हूँ कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई कैसे। वाटर आया, यहाँ से लाइट आई, लाइट की वजह से वाटर ब्रेक डाउन हुआ, वाटर की ब्रेक डाउन हुई तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो
प्रोड्यूस है वो आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन ने फर्दर इसको ट्रांसफर किया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। ये हमारे पास सारी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या बन जाता है, एटीपी इलेक्ट्रॉन फ्लो। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर द कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यानी इस इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो है एनर्जी हमें ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी बनाने के लिए। एटीपी बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास क्या, कीमियो ऑस्मोसिस, जिसे हम फर्दर स्टडी करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होता हुआ प्लास्टोसियानिन के पास आता है, जो कि हमारे पास क्या है, कॉपर कंटेनिंग सब्सटेंस है। प्लास्टोसियानिन के बाद ये जाता है फोटो सिस्टम 1 में, जो जिसे हम P700 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी लाइट का फोटोन इसमें एंटर होगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर इसे फर्दर ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, किसके पास, फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन से ये होता हुआ किसके पास जाएगा, NADP रिडक्टेज के पास। NADP रिडक्टेज जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी और NADPH बना देगी। यानी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिला, पहला हमें मोलेकुलर ऑक्सीजन मिला, दूसरा हमारे पास ATP आई, तीसरा हमारे पास NADPH आ गया। ये सारा जो प्रोसेस है ये क्या था, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नहीं, फर्स्ट स्टेप ये लाइट आ रही है, सेकंड स्टेप में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होकर क्या बना रही है, ऑक्सीजन दे रहा है हमें। इसके अलावा ये बात कि फॉस्फोराइलेशन हम किसे कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन हम कहते हैं, हम इस टॉपिक का नाम था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करें कि फॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन हमारे पास क्या है, फॉस्फोराइलेशन होता है कि अगर जब हम फॉस्फेट ग्रुप को किसी भी सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो उसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉस्फोराइलेशन का जो वर्ड है वो हम एटीपी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी जब हम एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एटीपी। मीन्स फॉस्फोराइलेशन क्या है, जब हम एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, यानी फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, एटीपी। और एटीपी की ही सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, जिसका जो पहला मेथड था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब हम चलते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के मुकाबले में स्लो होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा सेम मॉलिक्यूल पे नहीं आता। इसमें प्लास्टोक्विनोन भी इन्वॉल्व नहीं होता, मोलेकुलर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होता, NADPH भी इन्वॉल्व नहीं होता, ATP प्रोड्यूस नहीं होता, नो NADP रिडक्टेज इन्वॉल्व। फेरिडॉक्सिन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब हम इसे कहाँ से समझेंगे, डायग्राम के थ्रू। इट इज़ द डायग्राम ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसमें ये पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन सीधा कहाँ जा रहा है, प्लास्टोसियानिन में। प्लास्टोसियानिन के बाद ये जा रहा है फोटो सिस्टम 1 में, एटीपी बन रहा है, यानी पहला प्रोडक्ट हमारे पास एटीपी बन रहा है, यहाँ मोलेकुलर ऑक्सीजन नहीं बन रहा। सो नम फर्स्ट प्रोडक्ट इज फर्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज एटीपी। उसके बाद फोटो सिस्टम 1 से ये होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। चूंकि इसमें फेरिडॉक्सिन इन्वॉल्व है, लेकिन हमने पढ़ा अभी थ्योरी में, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, NADPH प्रोड्यूस भी नहीं होता और NADP रिडक्टेज इन्वॉल्व भी नहीं है। तो लिहाजा फेरिडॉक्सिन यहाँ हम इसे फर्स्ट कर लेते हैं। फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन ये देगा, फेरिडॉक्सिन दोबारा जो है इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और दोबारा ये साइकिल जो है चलता रहेगा। लिहाजा यहाँ पे NADPH भी नहीं बनेगा, मोलेकुलर ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ATP। फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीमियोस्मोसिस, यानी एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी फोस्फोराइलेशन, यानी सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप इन एडीपी। लेकिन कीमियोस्मोसिस जो है उसका मैकेनिज्म है, यानी एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो मैकेनिज्म है, क्या कौन सा मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस। अब हम इस पैराग्राफ को पॉइंट्स की शक्ल में पढ़ते हैं। कीमियोस्मोसिस क्या है, मैक्सिमम एटीपी जनरेट करता है सारे प्रोसेसेस में। सबसे ज़्यादा जो एटीपी जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, कीमियोस्मोसिस से। एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं वो क्या है, कीमियोस्मोसिस। इट यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन टू कपल द रेडॉक्स रिएक्शन, यानी इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, हाइड्रोजन आयन जो वहाँ पर हमें फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से मिलता है उसे क्या कर देती है, पंप करती है इनटू थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और थैलाकॉइड
इंटीरियर स्पेस थैलाकॉइड, ये जो थैलाकॉइड ऐसे उसके वो बने होते हैं, स्टैक्स टाइप थैलाकॉइड होता है, उसके अंदर जो इंटीरियर उसकी स्पेस होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमन। ल्यूमन एंड हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट इज डिवेलप, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डिवेलप हो जाता है। हाइड्रोजन आयन मूव डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम थैलाकॉइड ल्यूमन टू स्ट्रोमा थ्रू एटीपी सिंथेज। यानी ये देखें, ये होता है हमारे पास थैलाकॉइड, ये समझ लें थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड की ये स्टैक्स होते हैं इस तरह से। थैलाकॉइड के अंदर की जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमन। थैलाकॉइड के अंदर की स्पेस को हम ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन से होता हुआ कहाँ चला जाता है, स्ट्रोमा में, यानी वो स्ट्रोमा में चला जाता है क्लोरोप्लास्ट के, और फिर वहाँ एटीपी सिंथेज की मदद से नीचे चला जाता है। कहाँ, एटीपी सिंथेज की मदद से वो स्ट्रोमा में जाता है, ल्यूमन टू स्ट्रोमा थ्रू एटीपी सिंथेज। उसके बाद हमने कहा एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी कैसे बनता है, इट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये सारा हाइड्रोजन आयन जो वहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी उसकी डिफ्यूजन के थ्रू एटीपी सिंथेसिस होती है। अगर हम इसको डायग्राम से देखें, ये डायग्राम दी गई है इसकी, यानी यहाँ पर ये थैलाकॉइड इंटीरियर स्पेस है, ल्यूमन। थैलाकॉइड की इंटीरियर स्पेस को क्या कह रहे हैं, ल्यूमन। ये ल्यूमन से होता हुआ, थैलाकॉइड की इंटीरियर स्पेस से होता हुआ प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है कहाँ चला जाता है, स्ट्रोमा में चला जाता है एट लास्ट, और सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ एट लास्ट हमारे पास एटीपी बन जाती है। एटीपी सिंथेज से होता हुआ कहाँ चला जाता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जब जाता है तो स्ट्रोमा में एटीपी की जो है फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है और क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम, इसके लिए जो कौन सा साइकिल है, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम कार्बन। कैल्विन साइकिल में हमारे 3 स्टेप्स हैं, कार्बन फिक्सेशन फेस, रिडक्शन फेस, और तीसरा आ जाएगा सिंथेसिस ऑफ शुगर। सबसे पहले हम इसका जो है रिएक्शन देख लेते हैं। क्या है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, 6 NADPH होंगे, 9 ATP होंगे। ये सारा हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनेगा, 6 NADP बनेंगे, 9 ADP, 9 PI, और 3 जो है 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनेंगे। 6 NADPH से क्या बना, 6 NADP, 9 ATP से बना 9 ADP प्लस 1 फॉस्फेट, 9 फॉस्फेट ग्रुप्स, और 3 CO2 से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बना, और 6 NADPH से ही हमारे पास वाटर, जो वाटर का मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम इसके कैल्विन साइकिल को देखते हैं। पहले हम उसी को स्टडी करेंगे, फिर हम बाकी बात करते हैं। कैल्विन साइकिल, ये रहा हमारे पास कैल्विन साइकिल, जिसमें हमारे पास 3 फेजेस बताए गए हैं। अगर आपने इस कैल्विन साइकिल को समझना है तो फेज टू फेज, फेज बाय फेज हम इसे स्टडी करेंगे, और आपने ध्यान से समझना है। देखें, सबसे पहले इसमें 3 फेजेस हैं। पहला क्या है हमारे पास, फेज़ 1 कार्बन फिक्सेशन, फेज़ 2 हमारे पास क्या दिया गया है, रिडक्शन, और फेज़ 3 दिया गया है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये हमारे पास है कैल्विन साइकिल। सबसे पहले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी इनपुट में हमारे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी इनपुट है, और आउटपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट में आ जाते हैं हमारे पास क्या, शुगर, ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आउटपुट में इसकी शुगर मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। सबसे पहले हम इसका फेज़ 1 को स्टडी करते हैं। फेज़ 1 हमारे पास ये कार्बन फिक्सेशन, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किए जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स किए जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर उसका कौन है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एंजाइम रुबिस्को के जरिए जो है एक्सेप्ट करता है। रुबिस्को का दूसरा नाम क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट में जो एंजाइम एक्ट कर रहा है, रुबिस्को। रुबिस्को का दूसरा नाम जो है आपके पास यहाँ बुक में ही दिया गया है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, रुबिस्को जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, और आगे जाके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, यहाँ से हमारे पास साइकिल का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पर 6 ATP की जो 6 ATP मॉलिक्यूल्स है 6 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH की यूटिलाइजेशन होगी, जबकि लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा कि ATP और NADPH वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन डार्क रिएक्शन में वही ATP और NADPH जो है यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। यानी द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शंस आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। ATP भी देखें यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, NADPH भी यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। अब हम इसके अपना फेज़ 2 पे आते हैं। फेज़ 2 हमारे पास क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, यहाँ पे 6 ATP 6 ADP में कन्वर्ट होंगे, और क्या प्रोडक्ट बना देंगे, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बिस मीन्स 2, बाय बाय दिया हुआ है, यानी दोनों साइड पे दोनों तरफ क्या है, फॉस्फेट है, 1 पे भी है 3 पे भी है, 1 3 बिस फॉस्फेट। उसके बाद यहाँ पर 6 NADPH जो है 6 NADP में कन्वर्ट होंगे, और साथ में 6 जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी दोबारा से रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद ये अगला जो है हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P भी जब है, जिसे हम कह देते हैं G3P, और यहीं से हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P जो है रिलीज हो जाएगा, साइकिल से आउट हो जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगी हमारे पास आउटपुट। ये हमारे पास क्या होगा, आउटपुट हमारा है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज भी इंक्लूड है, और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं।
ये हमारे पास जो सारा फेज़ था ये क्या था, रिडक्शन फेज़, जिसमें 6 एटीपी यूज़ हुए हैं, 6 एनएडीपीएच यूज़ हुए हैं, ठीक है? यानी 6 एटीपी की यूटिलाइज़ेशन हुई है, 6 एनएडीपीएच की यूटिलाइज़ेशन हुई है, ये दोनों रिड्यूस हुए हैं। अगर वो कहें कि रिडक्शन फेज़ में कितने एटीपी हैं और कितने एनएडीपीएच जो हैं यूटिलाइज़ हुए हैं ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, तो हम कह सकते हैं 6 एटीपी एंड 6 एनएडीपीएच। लेकिन अगर हम स्टार्ट में इनपुट की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दें, यानी अगर हम कहें इफ़ द इनपुट इज़ 6 कार्बन डाइऑक्साइड, then the how many ATP and NADPH are used in the phase 2 of the Calvin cycle means in the reduction phase। अगर हम इनको डबल कर रहे हैं यानी 3 से हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 ATP की जगह हम 12 ATP यूज़ करेंगे और 6 NADPH की जगह 12 NADPH यूज़ करेंगे। और जैसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास जो हैं G3P ग्लिसरल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर हम इसको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे, ठीक है? और फिर हमारे पास आउटपुट की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में फेज़ 3 में, जो कि है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जिसका क्या नाम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। यानी ये देखिए यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स थे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, G3P के 1 रिलीज हो गया था एज एन आउटपुट, बाकी कितने बच जाएंगे, 5 आगे चले जाएंगे, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P हमारे पास फेज 3 में चले जाएंगे। यहाँ 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P जब आगे जाएंगे हमारे पास दोबारा से रीजनरेट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर, जिसका नाम था राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर 3 ATP दोबारा से यूटिलाइज होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें 3 ADP में। अब हम इस पूरे रिएक्शन हम पूरे साइकिल से हम इस जो साइकिल की हम इस केल्विन साइकिल की इक्वेशन निकालते हैं। अभी हमने इक्वेशन को स्टडी किया था जिसमें हमने पढ़ा था 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, पहले एक दफ़ा आपको दोबारा से इक्वेशन दिखा देती हूँ क्या थी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 NADPH प्लस 9 ATP। यानी ये हमने कहाँ से लिया, हमारे पर रिएक्टेंट कहाँ से है, ये रहा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये वाले जो यहाँ पर इनपुट दी गई है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH ये वाले, और 9 ATP कौन सा, ये 6 ATP ये और 3 ATP ये, मिल के कितने हो गए 9 ATP। ये हमारे पास बन गए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, कार्बोहाइड्रेट शुगर, जो यहाँ पे हमारे पास एज एन आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, शुगर ये वाली हो गई। और जो है 9 ADP 9 PI और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हमारे पास ADP प्रोड्यूस हो रहे हैं, 9 ADP, ये हमारे पास NADP प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ये सारा रिएक्शन बना है, ये इस साइकिल से जो है हमने इस रिएक्शन को निकाला है। उसके बाद हम चलते हैं थ्योरी पे, थ्योरी स्टार्ट करते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब हम थ्योरी को स्टडी करते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का दूसरा नाम हमारे पास है डार्क रिएक्शन। इसके लिए हम केल्विन साइकिल का नाम भी यूज़ करते हैं और केल्विन साइकिल को केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं और इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। इसके लिए हम सिंथेसिस ऑफ शुगर का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन फिक्सेशन एंड रिडक्शन फेज। ये सारे नाम जो हैं केल्विन साइकिल के लिए यूज़ किए जाते हैं और मैंने इन सारे नामों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फिक्स की जाती है और रिड्यूस टू शुगर, यानी हमें शुगर जो है एज एन आउटपुट हमें मिलती है, जो कि हमने साइकिल में देख लिया है। उसके बाद हम यूज़ देखते हैं, इसमें आपका 2 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, एक ATP यूज़ हो रहा था, हमने साइकिल में देखा था, और एक NADPH भी यूज़ हो रहा था। ATP जो यूज़ हो रहा था उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटिंग पावर है, और जो NADPH यूटिलाइज हो रहा था उसे हम कहते हैं इट इज़ अ रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। फर्दर इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, क्या है, इट टेक्स डार्क रिएक्शन है, तो ये कहाँ टेक प्लेस होगा, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जैसे हमने पढ़ा था, ये 2 बातें हमने याद कर लेनी है कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड्स में टेक प्लेस होते हैं, और जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में टेक प्लेस होते हैं। उसके बाद हम इसके फ्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसका दूसरा नाम हमारे पास है रुबिस्को एंजाइम। राइबोलोज बिसफॉस्फेट के कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर है, यानी जैसे ही हमने 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के इनपुट किए थे तो वो किसने एक्सेप्ट किए थे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के एंजाइम। राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने ही बेसिकली किए थे, लेकिन अपने एंजाइम के थ्रू, जिसका नाम था रुबिस्को या राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद हम चलते हैं, रुबिस्को जो है इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, यानी ये सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन भी है और मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है क्लोरोप्लास्ट में भी और अर्थ पर भी। उसके बाद वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द कार्बन फिक्सेशन इज, हमने जब उसका साइकिल पढ़ा, केल्विन साइकिल हमने देखा, तो हमने यहाँ पर देखा पहले फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, 3 फॉस्फोग्लिसर यानी 6 मॉलिक्यूल्स वाला कंपाउंड था जो कि अनस्टेबल था। इसलिए हमने
इसका नाम जो है C6 पाथवे क्यों नहीं है, जबकि पहला प्रोडक्ट जो है इसका 6 मॉलिक्यूलर कार्बन वाला है, लेकिन तब भी इसका नाम जो है C3 पाथवे, वो इसलिए कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो 6 कार्बन वाला था वो क्या था, अनस्टेबल, और वह फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड, देयरफॉर इट्स नेम इज C3 पाथवे। आगे इट प्रोड्यूस 3 कार्बन शुगर आई ग्लिसर एल्डिहाइड। फर्स्ट प्रोडक्ट इसका क्या था, ग्लिसर एल्डिहाइड था। अगर हम एक ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं तो हमें 2 केल्विन साइकिल लेने पड़ते हैं, यानी हमें कैलकुलेशन डबल करनी पड़ती है फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वैसे अगर हम बात करें इन केल्विन साइकिल 9 एटीपी एंड 9 एटीपी एंड 6 NADPH आर यूटिलाइज्ड, लेकिन अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसके लिए 9 एटीपी नहीं 18 एटीपी आएंगे, और 6 NADPH नहीं 12 NADPH आर यूटिलाइज्ड। आगे शुगर्स इन केल्विन साइकिल, दो तरह की हमने शुगर्स पढ़ी है। पहले ही राइबोलोज बिस फॉस्फेट जो कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर थी, वो क्या होती है, कीटोपेंटोस शुगर है। और दूसरी ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, जो एज अ प्रोडक्ट जो भी एज अ शुगर प्रोड्यूस भी हुई थी, वो हमारे पास ये एल्डोट्रायोस शुगर है, यानी ये कीटो शुगर है और ये एल्डो शुगर है। ये कीटोपेंटोस है तो ये एल्डोट्रायोस शुगर है। ये रिएक्शन हमने बुक से स्टडी कर लिया था। फॉर 1G3P यानी फॉर 1 ट्रायोस एक शुगर के लिए 1 केल्विन साइकिल यूज़ करेंगे। मैंने आपको ये रिएक्शन भी समझा दी कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा सबस्ट्रेट कहाँ से और कैसे आया। अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो चूँकि जो है ग्लूकोज हेक्सोस शुगर है, तो उसके लिए हम 2 केल्विन साइकिल लेते हैं, और सारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को भी और रिएक्टेड्स को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल, और हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मेन पॉइंट जो इस टॉपिक का जो दूसरा मेन इस लेसन का, यानी हमारे बायो एनर्जेटिक्स का दूसरा मेन टॉपिक है, वो क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर ही हमने जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रेस्पायरेशन के ही मेन 4 पॉइंट्स है। पहला ग्लाइकोलाइसिस हो गया, दूसरा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन हो गया, तीसरा क्रेब्स साइकिल हो गया, और चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पायरेटरी चेन जिसे हम कहते हैं वो हो गई। तो सबसे पहले हम रेस्पायरेशन से स्टार्ट करेंगे। रेस्पायरेशन की अगर हम डेफिनेशन देख लें तो it is the universal process by which organisms break down complex compounds containing carbon in a way that allows the cells to harvest a maximum of usable energy। रेस्पायरेशन जो है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होती है। क्या है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है, इट इज़ द इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, यानी जो हमारा ये रिलेशन है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, ये किसकी एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, हमारे पास 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। सबसे पहले हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसकी फर्दर 2 टाइप्स है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का ही जो पहला स्टेप है वो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी मेन सेलुलर रेस्पिरेशन जो सब डिवाइडेड है किसमें, 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है उसका ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, थर्ड है क्रेब्स साइकिल जिसका दूसरा नाम था सिट्रिक एसिड साइकिल, और फोर्थ है रेस्पिरेटरी चेन। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के, लेकिन जो इसका फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी है। लिहाजा हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को स्टडी करते हैं ताकि उसके बाद जो है हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ें और उसके बाद फिर एरोबिक रेस्पिरेशन को भी आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को समझने के लिए सबसे पहले उसके इस जो फ्लो चार्ट हमें दिया हुआ है बुक में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है, इसका फ्लो चार्ट से हम इसको स्टडी करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के सबसे पहले हमने देखना है इसमें 2 फेजेस हैं। नंबर 1 फेज़ ये दी हुई है प्रिपरेटरी फेज़, नंबर 2 फेज़ हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज़। यानी इस पूरे फ्लो चार्ट में 2 फेजेस है, पहली फेज़ है प्रिपरेटरी फेज़, दूसरी फेज़ है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज़। अगर आपको यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक निकाल लें ताकि आपको सही तरह से बहुत अच्छा समझ आ सके। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेटरी फेज़। प्रेपरेटरी फेज़ जो कि हमारे पास ग्लूकोज से लेकर यहाँ तक एंड हो जाती है। सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। ग्लूकोज फर्स्ट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हमने ये ब्लॉक्स को भी साथ स्टडी करने। पहला क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एटीपी, यानी ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हो रही है एटीपी की मदद से।
यानी एटीपी की क्या हो रही है यहाँ पे, एटीपी यूटिलाइज हो रहा है और कन्वर्ट किस में हो रहा है, एडीपी में। एटीपी की जो है फॉस्फोराइलेशन हो रही है ग्लूकोज की, फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एडीपी जो है निकल जाते हैं यहाँ से। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की मदद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है काइनेज यानी फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 और 3 स्टेप में, वन और फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ये 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं। उसके बाद चौथा और पांचवा स्टेप क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट सबसे पहले ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P में कन्वर्ट होगा, और साथ ही फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक आकर जो है प्रेपरेटरी फेज जो है कंप्लीट हो जाती है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद हमने कहा दूसरे और तीसरे स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय सेकंड एटीपी फॉस्फोराइलेशन। तीसरे स्टेप में भी क्या हुआ था, फॉस्फोराइलेशन हुई थी किसकी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की। एटीपी किस में कन्वर्ट हुआ था, एडीपी में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद हमने कहा कि जब भी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में हमारे पास जो जितनी भी डायग्राम्स आएंगी उनमें हमारे पास क्या होता है, हमेशा जो पिछला कंपाउंड है वो क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और नेक्स्ट वाले की क्या होती है, रिडक्शन होती है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, इस सेकेंड स्टेप में देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन हो रही है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की रिडक्शन हो रही है। इसी तरह फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन हो रही है और G3P की रिडक्शन हो रही है। अब हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज G3P से स्टार्ट होगा। G3P आगे जाके फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है। पहला क्या देता है, 2 प्रोडक्ट्स देता है। दोनों में क्या देगा, दोनों के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों चेन्स जो है एक जैसी हैं, लेकिन साथ साथ ही पैरेलल में चलेंगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, BPG इसका शॉर्ट नेम। अगर यहाँ पर NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव में, तो यहाँ पर हमारे पास G3P की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। NADH की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसी तरह जब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, ADP जो है, ADP की क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी, ATP बना देगा, और उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। इस स्टेप पे कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई ATP बनेगा और ना ही वाटर रिलीज होगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, इस स्टेप पे वाटर रिलीज हो जाएगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आखिरी स्टेप में, आखिरी प्रोडक्ट जो है हमारे पास पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा से ADP की क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी, ATP बन जाएगा। यहाँ पर आकर हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज जो है कंप्लीट हो जाता है। पाइरुवेट के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, C3H6O3 यूज़ करते हैं पाइरुवेट के लिए। जो फार्मूला है हमारे पास, सॉरी, पाइरुवेट के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो C3H4O3 है। उसके बाद हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ टेक प्लेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस चूँकि डार्क रिएक्शन में भी होता है, वो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी यूज़ होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है। तो लिहाजा 2 फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ये 2 फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। ऑल ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। ना तो ये स्ट्रोमा में टेक्स प्लेस होगा, ना थैलाकॉइड में, क्योंकि ये एरोबिक के लिए भी है, एनएरोबिक के लिए भी है। लिहाजा ये साइटोसोल में टेक्स प्लेस होगा, मींस साइटोप्लाज्म में। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्रेब्स साइकिल से स्टार्ट करेंगे, उसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन वाले स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।